गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं क्लास 9th का कृतिका का फर्स्ट चैप्टर मेरे संग की औरतें समझाने जा रही हूँ। समकालीन हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मृदुला गर्ग का जन्म कलकत्ता में 25 अक्टूबर सन 1938 में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया और 3 वर्ष तक दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाया। भारत के विभिन्न शहरों में रहने के बाद सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कार्य किया। यानी कि इन्होंने भारत के विभिन्न शहरों में अलग अलग शहरों में रहने के बाद भी इन्होंने दिल्ली में लिखने का कार्य किया। कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे। मृदुला गर्ग ने कथा और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी को तोड़ा। यानी कि उन्होंने जो गद्य लेखन की प्रचलित यानी कि जो गद्य लेखन में प्रचलित थे जो चीज़ें उसको उन्होंने तोड़ा। वह प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित की गईं और इनकी प्रमुख कृतियाँ थीं उसके हिस्से की धूप, अनित्य, चितकोबरा, कठगुलाब उपन्यास थे और संगीत विसंगति 2 खंडों में संपूर्ण कहानियाँ थीं। रंग ढंग चुकते नहीं सवाल निबंध संग्रह था। मृदुला जी ने लेखन शैली अपरंपरागत है। उनके उपन्यासों एवं कहानियों का बहुत सी भारतीय और विदेशी भाषाओं जैसे जर्मनी, जापान और अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। मेरे संग की औरतें एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। संस्मरणात्मक यानी कि जिस चीज़ को बार बार याद किया जाए। इस पाठ के माध्यम से कथा लेखिका ने अपने संबंधियों के जीवन और उनकी कार्यशैलियों का वर्णन करते हुए जीवन की तमाम अनेक घटनाओं और उहापोह की जन सामान्य के अनुभव क्षेत्र की वस्तु बनाकर प्रस्तुत किया है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसी औरतों पर केंद्रित है। अब मैं आपको इस पाठ का सार बताने जा रही हूँ। मेरे संग की औरतें आत्मकथात्मक निबंध है, यानी कि अपने ऊपर लिखा हुआ एक निबंध है और इसमें सुप्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने तथा अपने परिवारजनों के प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया है कि उनके परिवार में क्या क्या चीज़ें हुई, उसका इस निबंध में उन्होंने वर्णन किया है। लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही मर गई थी। जो लेखिका की नानी थी वो लेखिका का जब जन्म हुआ उसके पहले ही वो मर चुकी थी, इसलिए लेखिका उनसे कहानियाँ नहीं सुन सकी। शायद इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ लिखती है। इसीलिए लेखिका है वो लोगों के लिए कहानियाँ लिखा करती है। परंतु उनकी नानी की कहानी भी रहस्यमय है। वह जीवन भर अनपढ़ और पर्दानशी रहीं, यानी कि वो जीवन भर बिना पढ़ी लिखी और पर्दे में रहने वाली औरत थी। उनकी शादी विलायती रंग में रंगे व्यक्ति से हुई थी, यानी कि किसी अंग्रेज से हुई थी। जब उसके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्टर पढ़कर आए और विलायती रहन सहन में रहने लगे तब भी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रहीं। यानी कि उनके ऊपर अपने विदेशी पति का कोई भी असर नहीं पड़ा। वो अपने तरीके से ही अपने जीवन को यापन करती रहीं। उन्होंने पति की जीवन शैली का कभी विरोध नहीं किया कि उनका पति किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन को चलाते हैं, तो उसका उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। परंतु जब उन्हें अपनी मौत नज़दीक लगने लगी, जब उन्हें देखा कि मेरे मरने का टाइम सामने आ गया है, तो उन्होंने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलवाया। तो उन्होंने अपने पति से बोला कि जो प्यारेलाल शर्मा है क्रांतिकारी, उन्हें घर बुला ला। इस इच्छा से घर के सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि नानी ने प्यारेलाल शर्मा को कहा कि उसकी लड़की के लिए होने वाला वर कोई क्रांतिकारी होगा और उन्होंने अपनी ये इच्छा जाहिर की प्यारेलाल शर्मा से कि उनकी लड़की के लिए जो भी पति मिलेगा वो कोई क्रांतिकारी होगा, अंग्रेज साहिबों का फरमा बरदाद ना हो, यानी कि अंग्रेजों का कोई गुलाम ना हो। उसकी इस इच्छा से उसके आज़ाद ख्यालों का अनुमान सहज रूप से लगाया जा सकता है कि वो किस प्रकार से आज़ाद खुले विचारों की महिला थी। उनके लिए क्रांतिकारी की तरह अकिंचन होकर जीना किसी दूसरे की तरह जीने से कहीं बेहतर था। यानी कि
मतलब मर मर के जीना तो किसी दूसरे की तरह जीने से कहीं अच्छा था। लेखिका की माता की शादी एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हो गई। उसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया, क्योंकि वह देश को स्वतंत्र कराने में हिस्सा दे रहा था अपना, इसलिए उसको पेपर में बैठने नहीं दिया गया। उसके पास पुश्तैनी घर, धन भी नहीं था। इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा। इसलिए उसकी जो माँ थी वो मजबूर होकर उसने अपनी माँ और गांधी जी के विचारों को अपना लिया। वे शरीर से इतनी दुबली थी कि उनके लिए खादी की साड़ी को संभालना दुर्भर हो जाता था, यानी कि उनका जो शरीर था वो इतना दुबला पतला था कि वो खादी की भारी साड़ी को संभाल नहीं पाती थी। उनकी सास उनकी दुर्बलता पर मजाक किया करती थी, यानी कि उनकी सास उनके दुबलेपन पर मजाक उड़ाती थी। लेखिका की माँ का अपने ससुराल में पूरा रौब-दाब था, यानी कि लेखिका की जो माँ थी उनका ससुराल में एक रौब था, वो मतलब यानी कि एक जलवा था। और इसके दो प्रमुख कारण थे। ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेज़ों से प्रभावित थे, यानी कि जो ससुराल के अन्य लोग थे वो अंग्रेज़ों से प्रभावित थे। भले उनका लड़का खाली जेब क्रांति करता रहे, किंतु घर में दबदबा अंग्रेज भक्त ससुर का चलता था। भलाई उनका जो लड़का था वो यानी कि देश को स्वतंत्र कराने में क्रांति का काम करता रहा, लेकिन जो दबदबा बना हुआ था वो उनके अंग्रेज भक्त ससुर का था। ऐसी स्थिति में घर में एक सिरफरे लड़के की क्रांतिकारी पत्नी का होना परिकथा या रोमांच पैदा करता है। ऐसे में सारे लोग अंग्रेज के गुलाम और सिर्फ एक लड़के की क्रांतिकारी पत्नी का होना ये एक रोमांच पैदा करता है, एक आनंद पैदा करता है कथा में। लेखिका की माँ का शक्तियास बहुत प्रभावित था। वे सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष तथा गैर दुनियादार थीं। इसलिए कोई उन्हें घर के समान काम काज भी करने को नहीं देता था। वो इतनी कोमल, इतनी सुंदर थीं, इसलिए उनसे कोई घर का काम भी नहीं करवाता था। उनकी तो शलाय भर ली जाती थी, जिसे पत्थर की लकीर की तरह निभाया जाता था। अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो वो उनके लिए पत्थर की लकीर बन जाता था। उनकी सास ही नहीं, जेठानियाँ और स्वयं पति भी उनकी घर गृहस्थी का काम खुद संभाल लेते थे, यानी कि उनकी जो जेठानियाँ थीं, सास थी या पति थे, वो अपना काम खुद कर लेते थे। लेखिका की माँ में आज़ादी का जुनून बहुत था। जो लेखिका की माँ थी मृदुला गर्ग की, उनमें आज़ादी का एक जुनून था, किंतु वे उसे अपने ही आज़ाद ख्यालों से निभाती थी। लेकिन वो किसी के ऊपर थोपती नहीं थी, बल्कि अपने ही आज़ाद यानी कि खुले विचारों से निभाती थी। वे आम भारतीय माँ की तरह बिल्कुल नहीं थी कि जैसे आम भारतीय माँ होती हैं, अपने बच्चों को प्रेम लाड़ प्यार करती हैं, वो इस प्रकार नहीं थी। उन्होंने ना तो कभी अपने बच्चों को लाड़ प्यार किया और ना खाना पकाया और ना घर बार संभाला। इसका प्रमुख कारण था उनकी इन कामों में आरुचि, उनका इस कामों में मन नहीं लगता था। दूसरा कारण था बीमारी, और वो बीमार भी बहुत रहती थी। उनका अधिकांश समय किताबी पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा में बीतता था, यानी कि जब वो बिस्तर में पड़ी रहती थी तो वो किताबों को पढ़ा करती थी, संगीत सुनती थी और साहित्य चर्चा भी करती थी। घर के हिसाब से कुछ भी काम ना करने पर भी कोई उनका नाम नहीं रखता था, यानी कि अगर वो घर का कोई काम ना करें तो इस पर कोई उनको कुछ नहीं कहता था। सब उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। इसके भी 3 कारण थे। साहिबी खानदान की होना, यानी कि बहुत बड़े घर परिवार की होना, कभी झूठ ना बोलना और एक की गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट न करना, यानी कि किसी की भी बात को इधर उधर ना करना। इन कारणों से घर वाले तथा बाहर वाले सब उनका सम्मान करते थे। उनकी इस गुण के कारण सब लोग उनका सम्मान करते थे। वे अपने बच्चों की दोस्त थीं। हाँ, मातृत्व की कमी को पिता पूरा कर दिया करते थे। जो माता जो ममता देती हैं वो उनके पिताजी उनको बच्चों को वो ममता दिया करते थे। लेखिका के घर में सभी को अपने निजित्व की पूरी छूट थी, यानी कि अपने निर्णय लेने की पूरी छूट थी। किसी एक की चिट्ठी आती तो दूसरा उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। इसी छूट के कारण लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखक के क्षेत्र में आ गए। इसी छूट के कारण उसकी जो 3 बहनें थीं और उसका जो भाई था वो लेखन के क्षेत्र में आ गया, लिखने लगा, साहित्य का काम करने लगा। और लेखिका की परदादी भी लीक से परे चलने वाली औरत थी। लेखिका की जो परदादी थी वो एक
लीक यानी कि सिद्धांतों से चलने वाली औरत थी। उसमें मंदिर में जाकर मन्नत मानी कि उसकी पतोहू को पहला बच्चा लड़का ना होकर लड़की हो। यानी कि उन्होंने मंदिर में वो गईं और उन्होंने यह मन्नत मानी कि उनका पहला बच्चा लड़का ना होकर लड़की हो। उन्होंने अपनी इस मन्नत की भरे समाज में घोषणा भी कर दी और हर रोज़ मंदिर में जाकर यह मन्नत दोहराने लगीं। इसका कोई कारण किसी को समझ नहीं आया और उन्होंने भी अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा। इसलिए आज तक उनकी यह मन्नत रहस्य बनी हुई है। परदादी के बारे में प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी ज़रूर सुनते हैं। सो यही हुआ, घर में पहला शिशु लड़की हुआ। भगवान इस अद्भुत इच्छा से शायद इतने घबरा गए कि एक नहीं एक के बाद 5 कन्याएं दी। लेखिका की माँ का प्रभाव इतना था कि ये चोर भी उसके सामने पढ़कर भला इंसान बन गया हुआ। यह कि एक रात घर के सारे पुरुष बारात में चले गए। सारी औरतें सज सज कर रत जगह मनाने आ इकट्ठी हुई। नाच गाने और ढोलक के शोर में एक चोर घर में घुस गया। संयोग से वह उस कमरे में जा घुसा जहाँ शोर से बचने के लिए लेखिका की माँ सोई हुई थी। चोर के पाँवों की आहट से माँ की नींद खुल गई। यानी कि जब चोर आया तो यानी कि पुरुष सारे बारात में गए थे और सारी स्त्रियां जो थीं वो घर में अभिनय कर रही थीं। तो जब वो चोर आया तो वो चोर ढोलक की आवाज़ सुनकर घर के अंदर चला गया और वो उसी कमरे में चला गया जहाँ पर लेखिका की माँ सोई हुई थी और चोर के पाँव की आहट से माँ की नींद खुल गई। माँ ने पूछा, कौन? चोर बोला, जी मैं। माँ ने उसे कहा, पानी पिला। यह कहकर उसने अपना खाली लोटा उसे पकड़ा दिया और कुएं से पानी भरने को कहा। उससे कहा कि तुम जाओ कुएं से पानी भर लाओ। बोली, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। यह सुनकर चोर घबरा गया। चोर को लगा कि इन्होंने मुझे देख लिया, लेकिन वो लोटे में कपड़े को कसकर बांधने और पानी को अच्छे से छानने की बात कर रही थी। उसने सोचा कि माँ ने उसके मुंह से बंधा कपड़ा और कमर में बंधी भांग देख लिया। फिर माँ ने कहा, जल्दी पानी ला। चोर बोल पड़ा, पर मैं तो चोर हूँ, क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लोगे? माँ ने कहा, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा? यानी कि तुम या केवल भगवान, और कौन पिलाएगा मुझे? कौन है यहाँ पर पिलाने वाला? चोर ऐसा अकबकाया कि पानी भरने चल दिया। वह पकड़ा गया। तब से उसने चोरी छोड़कर खेती का धंधा अपना लिया। लेखिका माँ के संस्कारों के कारण लड़की होने पर कभी हीन भावना से ग्रसित नहीं हुई। न उसने ये सोचा कि जो मेरी लेखिका की जो माँ थी उसके 4 लड़कियां हो गई तो उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाए, तो इससे वो कभी ग्रसित नहीं हुई। वह नानी के कारण देश की आज़ादी के मामले में रोमानी बनी रहीं। यानी कि देश की आज़ादी में वो लगी रहीं। जब देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया तो दुर्योग से लेखिका को टाइफाइड हो गया। जब उसका यानी कि आज़ादी का जश्न मनाया गया तो दुर्भाग्य से जो लेखिका थी उसको टाइफाइड हो गया और डॉक्टर ने जश्न में जाने से मना कर दिया। डॉक्टर उनके नाना के मित्र थे और नाना से भी बढ़कर थे। लेखिका जश्न में जाने के लिए खूब रोई तड़पी। तब 9 वर्ष की लेखिका को उसके पिता ने बृहदस्कारम जोब नामक उपन्यास पकड़ा दिया। जब वो लेखिका नहीं जा पाई तो उसके जो पिताजी थे उसने एक उपन्यास दिया जिसका नाम था बृहदस्कारम जोब। वो पकड़ा दिया और लेखिका को किताबें पढ़ने की सनक थी। लेखिका किताबें पढ़ती थी, उसका उसमें रुचि था। तब उनके पिता को छोड़कर अन्य सभी समारोह में चले गए और सारे लोग उस समारोह में चले गए तो लेखिका ने उपन्यास पढ़ना शुरू किया। उस उपन्यास में बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की कथाएं थीं। लेखिका के मन पर उसका इतना गहरा प्रभाव हुआ कि उन्हें एक अध्याय तो पहली बार में ही याद हो गया। लेखिका की सारे लेखन पर वह प्रभाव छा गया। उनकी कहानियाँ जादू की कालीन नहीं, 3 किलो की छोरी, कठगुलाब में उनका प्रभाव देखा जा सकता है। यानी कि इन उपन्यासों में उनका ये प्रभाव देखा जा सकता है कि उन्होंने किस प्रकार से इन कहानियों को लिखा। इसका फर्स्ट पार्ट यहीं तक है। अब इसका दूसरा पार्ट सेकंड वीडियो में मिलेगा।